नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको दिन भर कोई और न्यूज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जान लेते हैं पहली खबर। महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, मैं माफी मांगता हूं। इससे पहले शिंदे, फडणवीस और अजित पवार भी माफी मांग चुके हैं। 26 अगस्त को मूर्ति गिरी थी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पालघर के सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने सिंधुदुर्ग में 26 अगस्त को शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में माफी मांगी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी माफी मांग चुके हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले मुंबई में मूर्ति गिरने को लेकर विपक्ष के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे और मेरे दोस्तों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराजा नहीं, हमारे लिए वे पूजनीय है। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। दोस्तों, शिवाजी महाराज की इस मूर्ति को 1 साल भी नहीं हुआ था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी की मोदी को 8 दिन में दूसरी चिट्ठी। कहा, संवेदनशील मुद्दे पर आपने जवाब नहीं दिया, रेप अपराधियों को कड़ी सजा के लिए कानून बने। जी हां दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को 8 दिन में दूसरी चिट्ठी भेजी है। इसमें ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने 22 अगस्त को रेपिस्ट को कड़ी सजा देने के कानून की मांग को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि भारत सरकार की ओर से एक जवाब जरूर मिला, लेकिन उसमें मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं फिर से अनुरोध करती हूं कि रेप, हत्या जैसे जघन्य अपराध पर केंद्र सरकार कड़ा कानून बनाए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। असम में विधानसभा कर्मचारियों को 2 घंटे के जुम्मे की नमाज की छुट्टी पर लगी रोक। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, असम के विधानसभा के कर्मचारियों को 2 घंटे के जुम्मे की नमाज की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में अब विधानसभा के कर्मचारियों को यह ब्रेक नहीं मिलेगा। इस प्रथा की शुरुआत मुस्लिम लीग के सैयद शादुल्लाह ने 1937 में की थी। दरअसल दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया। इसके लिए उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष का आभार जताया है। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि इस फैसले के जरिए असम विधानसभा ने उत्पादकता को प्राथमिकता दी और औपनिवेशिक बोझ के एक और निशान को हटा दिया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बातचीत का दौर हुआ खत्म, अब होगा एक्शन। उधर पाकिस्तान ने मोदी को दिया न्योता, तो इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनको ही सुना दिया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ समिट के लिए न्योता भेजा है, मगर भारत का स्टैंड क्लियर है, बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। यही वजह है कि न्योते के अगले ही दिन एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लपेटा। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत और संबंध पर 2 टूक जवाब दिया और पाकिस्तान को 2 टूक संदेश देते हुए कहा कि अब बातचीत का दौर खत्म हो गया है। एस जयशंकर ने कहा कि एक्शन के नतीजे होते हैं। उन्हें पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद का जिक्र करते हुए भारत के इस रुख को दोहराया कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध फिर से स्थापित करने के लिए बातचीत करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आंध्र प्रदेश में गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला। 300 वीडियो फोटो हुए लीक। आधी रात को छात्रों का प्रदर्शन, आरोपी बीटेक स्टूडेंट हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के गुडीपाड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला। गुरुवार शाम 7 बजे यह खबर सामने आते ही कॉलेज में हंगामा शुरू हो गया। कैमरे के जरिए छात्राओं के वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे थे, जिन्हें बाद में लीक करके कुछ छात्राओं को बेच दिया गया। पुलिस के मुताबिक लीक हुए फोटो वीडियो की संख्या लगभग 300 है। इस मामले में पुलिस ने गुडीवाड़ा के गुड़ाउलेरू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट विजय कुमार को पकड़ा है। उसका फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिया गया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनावत की इमरजेंसी की रिलीज डेट फंसी, सेंसर बोर्ड नहीं दे रहा है सर्टिफिकेट। एक्ट्रेस बोली, कोर्ट जाऊंगी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस कंगना रनावत इन दिनों अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। लेकिन एक्ट्रेस की यह फिल्म रिलीज के पहले ही विवादों में गिरती नजर आ रही है, जिसको लेकर अब कंगना ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि वो इसके लिए अब कोर्ट जाने को भी तैयार है। दरअसल दोस्तों, कंगना रनावत ने हाल ही में अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में एक्ट्रेस अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर खुलकर बात करती नजर आई। एक्ट्रेस ने कहा कि कई तरह की अफवाहें उड़ रही है कि इमरजेंसी को सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक दी गई है।
चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। विवादित पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का 47% दिव्यांगता का दावा, यूपीएससी में आरक्षण के लिए 40% जरूरी, हाईकोर्ट में बोली सिर्फ दिव्यांगता कैटेगरी वाले अटेम्प्ट गिने। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर ने 47% विकलांगता का दावा किया है। पूजा ने कहा है कि उनके पास महाराष्ट्र के हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है जिसमें उन्हें ओल्ड एसीएल यानी कि इंटीरियर रिक्रूएट लिगामेंट के फटने और बाएं घुटने में अस्थिरता की पुष्टि की गई है। पूजा ने दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को एफिडेविट दायर किया। उन्होंने कहा है कि यूपीएससी की परीक्षा में आरक्षण के लिए कैंडिडेट्स का 40% दिव्यांग होना जरूरी है। मैं 47% दिव्यांग हूं, इसलिए यूपीएससी परीक्षा में मेरे सिर्फ दिव्यांग कैटेगरी वाले अटेम्प्ट को गिना जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी, कहा मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला गया, के कविता की जमानत को सौदेबाजी कहा था। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत पर दिए गए बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त के माफी मांग ली है। दरअसल दोस्तों, रेवंत ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मेरे बयान को लेकर जो खबरें छापी गई है उनमें कमेंट का गलत अर्थ निकाला गया। रेवंत ने लिखा कि 29 अगस्त की कुछ खबरों में मेरे नाम से कमेंट किए गए थे जिससे यह माना जा रहा है कि मैंने माननीय न्यायालय के विवेक पर सवाल उठाया है। मैं उन खबरों में दिए गए बयानों के लिए बिना शर्त खेद व्यक्त करता हूं। मैं न्यायपालिका का सम्मान करता था और करता रहूंगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता दुष्कर्म हत्या केस, भाजपा टीएमसी का प्रदर्शन, भाजपा महिला आयोग के ऑफिस का घेराव करने निकली, बंगाल के गवर्नर अमित शाह से मिले। जी हां दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर आज टीएमसी और भाजपा दोनों विरोध प्रदर्शन कर रही है। बंगाल भाजपा की महिला मोर्चा ने महिला आयोग तालाबंद अभियान के तहत राज्य महिला आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। वहीं महिला मोर्चा आयोग के ऑफिस का घेराव भी किया। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ टीएमसी छात्र संघ के समर्थक राज्य के सभी कॉलेजों में प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी केंद्र से आरोपियों के लिए मृत्युदंड का कानूनी दंड पारित करने की मांग कर रही है। टीएमसी ने 31 अगस्त को राज्य के सभी ब्लॉक में धरना देने का ऐलान भी किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य चंपई सोरेन बीजेपी में ऑफिशियली हुए शामिल, सीएम पद से हटाने पर नाराज होकर छोड़ी थी पार्टी। जी हां दोस्तों, झारखंड के पूर्व सीएम और पूर्व जेएमएम नेता चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रांची में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में चंपई सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के संस्थापक सदस्य रहे चंपई ने सीएम पद से हटाए जाने से नाराज होकर 2 दिन पहले ही पार्टी छोड़ी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जीडीपी ग्रोथ में आई गिरावट, अप्रैल जून 2024 में कम हुई इकोनॉमी की रफ्तार, 5 तिमाहियों में सबसे कम। जी हां दोस्तों, देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल दोस्तों, भारत की जीडीपी ग्रोथ कम हो गई है। पिछले 5 तिमाही की तुलना में भारत की जीडीपी ग्रोथ सबसे कम रही। अप्रैल जून 2024 तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ कम होकर 6.7% रही। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.2% थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। किंडर जॉय खिलाने के बहाने 6 साल की बच्ची का हुआ किडनैप, मौसा मौसी समेत 5 हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में किंडर जॉय खिलाने के बहाने मौसा ने 6.5 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस ने 36 घंटे के अंदर बिहार के नेपाल बॉर्डर से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने मौसा मौसी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है। घटना दिल्ली के आईपी स्टेशन थाने की है। दरअसल बुधवार शाम करीब 6 बजे आईपी स्टेट थाना इलाके से दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को आई एक कॉल में दावा किया गया कि 6 साल की बच्ची का अपहरण हो गया है। कॉल मिलते ही दिल्ली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी कि अचानक मलेशिया नंबर से बच्ची की मां के पास एक फिरौती का कॉल आया। इसके बाद पुलिस सुपर एक्टिव हो गई और उसने अपने जासूसी और तमाम उपक्रम लगाते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रिलायंस डिज्नी मर्जर से देश का सबसे बड़ा नेटवर्क बनेगा। 120 चैनल और 2 ओटीटी होंगे। एडवर्टाइजमेंट मार्केट में होगी 40% की हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, डिज्नी और रिलायंस एंटरटेनमेंट एक हो रहे हैं। इसके मर्जर को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई से मंजूरी भी मिल गई है। यह भारत की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बन जाएगी। ये एक स्पोर्ट पावर हाउस भी बन जाएगा। कंपनी के पास पूरे भारत में 75 करोड़ दर्शक भी रहेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर अरब सागर में अगस्त में 48 साल बाद तूफान की आशंका, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कच्छ में घर खाली कराए गए। जी हां दोस्तों, अरब सागर में 48 साल बाद अगस्त में चक्रवाती तूफान की आशंका जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार सुबह कहा कि गुजरात के करीब यह तूफान 12 घंटे में देखने को मिल सकता है। तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात के कच्छ में दिखेगा। यहां 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तूफान के चलते राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका में भी बारिश का अलर्ट है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का मामला, कंसल्टेंट हुआ गिरफ्तार। कला निर्देशालय के डायरेक्टर बोले 6 फीट की परमिशन थी, नौसेना ने बिना बताए 35 फीट की बनाई। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में सिंधुदुर्ग पुलिस ने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और ठेकेदार चेतन पाटिल को गिरफ्तार कर लिया। चेतन को आज सिंधुदुर्ग लाया जाएगा। चेतन पाटिल को गुरुवार रात कोल्हापुर में उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया। चेतन ने पहले दावा किया था कि वह प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट नहीं थे। इधर दोस्तों महाराष्ट्र कला निर्देशालय के डायरेक्टर राजीव मिश्रा का कहना है कि हमने सिर्फ 6 फीट के लिए परमिशन दी थी, नौसेना ने बिना बताए इसकी ऊंचाई 35 फीट कर दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शरद गुट के नेता बोले एनडीए को अजीत पवार की जरूरत नहीं, भाजपा गठबंधन से बाहर करेगी। शिंदे के मंत्री ने कहा था एनसीपी नेताओं को देखकर उल्टी आती है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री शिवसेना के नेता तानाजी सावंत ने कहा कि उनको नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेताओं के सामने बैठने पर उल्टी करने का मन होता है। सावंत के इस बयान पर एनसीपी शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी। एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा कि सावंत की टिप्पणी से पता चलता है कि महायुति को अब एनसीपी की जरूरत नहीं है। आरएसएस के मुखपत्र ने भाजपा से पूछा था कि उन्होंने अजित पवार के साथ गठबंधन क्यों किया। भाजपा कैडर भी यही सवाल पूछ रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर ममता की पोस्ट, लिखा गृह मंत्री बधाई, बेटा नेता नहीं बना लेकिन नेताओं से ज्यादा पावरफुल बन गया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को उनके बेटे जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने गुरुवार 29 अगस्त को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि गृह मंत्री बधाई हो, आपका बेटा नेता नहीं बना लेकिन आईसीसी चेयरमैन बन गया है। ममता बनर्जी ने आगे लिखा कि आईसीसी चेयरमैन का पद ज्यादातर नेताओं के पद से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। आपका बेटा सच में पावरफुल बन गया है। मैं उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि के लिए आपको बधाई देती हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 82,637 और निफ्टी ने 25,268 का ऑल टाइम हाई बनाया। बाजार 231 अंक की तेजी के साथ 82,365 पर बंद। सिप्ला निफ्टी का टॉप गेनर रहा। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स ने 30 अगस्त को 82,637 और निफ्टी ने 25,249 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। दोस्तों दिन भर के कारोबार के बाद सेंसेक्स 231 अंक की तेजी के साथ 82,365 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 83 अंकों की तेजी रही। यह 25,235 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के आज 30 शेयरों में से 21 में तेजी और महज 9 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 41 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप 3 गेनर्स में सिप्ला, बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक और टेक महिंद्रा रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना 72,000 के नीचे आया, चांदी में मामूली गिरावट। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज भी तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार शुक्रवार को सोने का रेट 71,869 रुपए पर आ गया, जबकि चांदी का रेट 85,046 रुपए पर आ गया है। वहीं दोस्तों बाजार बंद होने के वक्त सोने का रेट 71,958 रुपए और चांदी का रेट 85,019 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कमला हैरिस राष्ट्रपति बनी तो एक विपक्षी को मंत्री बनाएगी, यह ट्रंप की पार्टी से होगा, कहा इससे अमेरिका को फायदा पहुंचेगा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद शुक्रवार को पहला टीवी इंटरव्यू दिया। उनका यह इंटरव्यू राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच डिबेट कराने वाली CNN की टीवी पत्रकार डाना बेश ने लिया। हैरिस ने इंटरव्यू में कहा कि वे अपने परिवार के साथ पैनकेक बना रही थी और बेकन तल रही थी, तभी बाइडेन का फोन आया। बाइडेन ने उनसे कहा कि वो राष्ट्रपति की रेस से पीछे हट रहे हैं और उन्हें अपनी जगह लेने के लिए समर्थन दे रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 1.5 लाख मौतें, 3 लाख घायल, आतंकवाद, नक्सलवाद और युद्ध से भी ज्यादा इस वजह से हो रही है मौत, नितिन गडकरी ने कहा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत में युद्ध, उग्रवाद, नक्सलवाद से कहीं ज्यादा मौतें लोग सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है। FICCI रोड सेफ्टी अवार्ड्स और कॉन्क्लेव 2024 में बोलते हुए उन्होंने ब्लैक स्पॉट्स बढ़ने की वजह सड़क परियोजनाओं के लिए खराब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR को जिम्मेदार ठहराया। गडकरी ने कहा
कहा कि भारत में हर साल 5 लाख दुर्घटनाएं होती है, जिसके चलते 1.5 लाख मौतें और 3 लाख से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इससे देश के जीडीपी में 3% का नुकसान होता है। उन्होंने तर्क दिया कि ड्राइवर को दोष देना बहुत आम बात है। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं और मैं बारीकी से देखता हूं, अक्सर सड़क इंजीनियरिंग में गलती होती है। दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए गडकरी ने सभी राजमार्गों के सुरक्षा ऑडिट और लेन डिसिप्लिन की आवश्यकता पर जोर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विस्तारा की आखिरी फ्लाइट 11 नवंबर को उड़ान भरेगी। 3 सितंबर से बुक नहीं होगी टिकट। एयर इंडिया के साथ मर्जर हुआ फाइनल। जी हां दोस्तों, देश की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन विस्तारा 11 नवंबर को अपनी आखिरी फ्लाइट ऑपरेट करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंगापुर बेस्ड एयरलाइन का मर्जर एयर इंडिया के साथ फाइनल हो गया है। 12 नवंबर से विस्तारा के सभी फ्लाइट्स का ऑपरेशन अब एयर इंडिया ही करेगी। इसके लिए टिकट की बुकिंग भी एयर इंडिया के वेबसाइट से होगी। इस बात की जानकारी विस्तारा ने आज 30 अगस्त को दे दी है। एयरलाइन ने कहा है कि 12 नवंबर या उसके बाद की जर्नी के लिए टिकट बुकिंग 3 सितंबर से कंपनी की वेबसाइट से बंद हो जाएंगी। विस्तारा 11 नवंबर तक की यात्रा के लिए बुकिंग लेना और फ्लाइट ऑपरेट करना जारी रखेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पेरिस ओलंपिक में भारत का डबल धमाके से आगाज। अवनी लेखरा ने साधा गोल्ड पर निशाना, मोना अग्रवाल को ब्रॉन्ज मेडल। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की निशानेबाज अवनी लेखरा ने कमाल करके दिखाया है। दरअसल अवनी ने R2 वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शुक्रवार को स्वर्ण पदक जीता। अवनी ने पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी इवेंट में भारत की मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। इन 2 पदकों के साथ ही मौजूदा पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत का खाता खुल गया है। दरअसल दोस्तों, भारत के नाम 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। परमाणु ब्लैकमेलिंग, भारत की नई परमाणु पनडब्बी पर डराने लगा चीनी मीडिया। जी हां दोस्तों, भारत ने गुरुवार को अपनी दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघात लॉन्च कर दी। पनडुब्बी को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल किया गया है। दोस्तों, भारतीय नौसेना में परमाणु पनडुब्बी के शामिल होने से चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स चिढ़ गया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं होना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीनी विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत को इस शक्ति का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए और शांति स्थिरता में योगदान देना चाहिए, न कि इसका इस्तेमाल अपनी ताकत को दिखाने के लिए करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। LIC ने भरा सरकार का खजाना, डिविडेंड के रूप में जमा किए 3,662 करोड़ रुपए, वित्त मंत्री को दिया चेक। जी हां दोस्तों, सरकारी बीमा कंपनी LIC ने एक बार फिर से सरकारी खजाने में मोटा योगदान दिया है। इस बार LIC ने सरकार को 3,662 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। यह भुगतान डिविडेंड के रूप में किया गया है, जिसका चेक निर्मला सीतारमण को सौंपा गया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप। संजय सिंह बोले, यह अपहरण गैंग है। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच सेंधबाजी शुरू हो गई है। हर दल विरोधी दलों के विधायक, पार्षद और नेताओं को तोड़कर अपने दल में शामिल करने की हर संभव कोशिश में जुट गया है। इसमें सबसे बड़ी कोशिश बीजेपी की नजर आई है और वो इसमें कामयाब भी रही। दरअसल कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। एक साथ 5 पार्षदों का पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना आपके लिए बहुत बड़ा झटका था, वो भी ऐसे समय जब नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होने हैं और एक पार्षद पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही दोस्तों, आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए भी ये बड़ा झटका है क्योंकि कुछ महीने पहले ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि इन पार्षदों के बीजेपी में शामिल हुए 5 ही दिन हुए थे कि इनमें से एक पार्षद को वापस लाने में आम आदमी पार्टी कामयाब हो गई है। इस पर ही संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हंगामा बोला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। LGBTQ समुदाय के विरोध के आगे झुकी ऑस्ट्रेलियाई सरकार, जनगणना को लेकर किया अब फैसला। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की जनगणना में पहली बार नागरिकों से उनकी लैंगिकता के बारे में पूछा जाएगा। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि यह नीतिगत बदलाव LGBTQ समुदाय के गुस्से को शांत करने के उद्देश्य से किया गया है। समर्थकों ने कहा कि लैंगिक पहचान के बारे में पूछे जाने वाले सवाल ऑस्ट्रेलियाई लोगों की पहचान और उन्हें किससे प्यार है इसकी अधिक सटीक जानकारी देंगे। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोकसभा सदस्यता को चुनौती, पटना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग में बीजेपी नेता ने की शिकायत, रेप केस को छिपाने का आरोप। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हाजीपुर के लोकसभा की सदस्यता को लेकर चुनौती दी गई है। उन पर रेप जैसे संगीन केस की जानकारी छिपाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस कारण उनके खिलाफ पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। साथ ही चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई है। तीनों ही जगह पर अपील कर हाजीपुर से उनकी लोकसभा की सदस्यता को
खत्म किए जाने की मांग की गई। यह मांग भाजपा नेता राकेश सिंह ने की है। इनका दूसरा आरोप है कि खड़गिया के शहर बन्नी में पैतृक संपत्ति की भी सही जानकारी चिराग पासवान ने अपने हलफनामे में नहीं दी है। सही तथ्यों को उन्होंने छिपाया है, इस वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 1 सितंबर से 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत पात्र परिवारों को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, 1 सितंबर से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत पात्र परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवारों के साथ साथ प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के परिवार पात्र होंगे। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा इस योजना में 1 सितंबर से गरीब की रसोई को महंगाई से राहत प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की आर्थिक राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की आर्थिक राजधानी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।